गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, में हम आपका आज डिस्कस करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इससे पहले हमने आपसे पल्स मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था। आज हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आपके सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक जो हैं जैसे कि आपकी हुई सैम्पलिंग थ्योरम, शैनन्स थ्योरम और एक है आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम, जो इसमें आती हैं आपकी ASK, PSK और FSK। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज के ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे सजेशन में जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आउटपुट सिग्नल्स ऑब्टेन्ड बाय एनकोडिंग ईच क्वांटाइज सिग्नल। जो हमारा आउटपुट सिग्नल मिल रहा है कैसे एनकोड कर रहे हैं, जब हर एक क्वांटाइज सिग्नल को डिजिटल वर्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, जो आपके PCM सिग्नल होता है इसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है पहले स्टेप होता है आपका सैम्पलिंग। पहले आप सिग्नल को क्या करते हैं, सैम्पल। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। तीसरा होता है एनकोडिंग। ये एक सीरियल में ही होते हैं, पहले सैम्पलिंग होगा, फिर क्वांटाइजेशन, फिर एनकोडिंग। जैसे मान लो आपके पास कोई कंटिन्यूस सिग्नल है, कोई एनालॉग सिग्नल है, आपने इसको टाइम एक्सिस में एक टाइम इंटरवल में इसको डिस्क्रीट फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अब एक टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया, इसको पल्स के फॉर्म में बना लिया। अब ये आपके पास जो सिग्नल होगा उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। ये कहलाता है हमने सैम्पलिंग कर ली, ठीक। सिग्नल टाइम एक्सिस पे जब हम करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अगर हम इसको एम्पलीट्यूड एक्सिस पे भी बोल दें, कर लें, ठीक है, तो ये आपकी हो जाता है क्वांटाइजेशन, ठीक, क्वांटाइजेशन। और उसके बाद इसको पूरा हम एक एनकोड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो जब हम इसमें पूछे कि ये जो सैम्पलिंग कर लेते हो और उसके बाद हम क्वांटाइजेशन कर लेते हैं, एनकोड कर लेते हैं, उसके बाद में जो सिग्नल मिलता है वो कौन सा सिग्नल होता है, वो होता है आपका PCM सिग्नल, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नाइक्विस्ट। अब ये जो आपसे पूछता है कि जो नाइक्विस्ट थ्योरम होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या सही होता है। तो नाइक्विस्ट थ्योरम सैम्पलिंग की लिए थ्योरम होती है। तो वो कहती है कि सैम्पलिंग आप जो कर तो रहे हो, एनालॉग सिग्नल आपके पास कोई है, इसकी आप जो सैम्पलिंग ये कर रहे हो, तो इसके लिए जो आपकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए सैम्पलिंग की, वो कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी से बराबर हो, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तभी आपको पूरा आप सिग्नल है उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, ओरिजिनल आप सिग्नल आपको मिलेगा। नहीं तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि आप और सिग्नल को सही से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है। FS ग्रेटर देन होना चाहिए ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम होगी तो उस पर क्या डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो नाइक्विस्ट के थ्योरम के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन PCM सिस्टम सैम्पल्स डिपेंड ऑन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, उसमें सैम्पल किस पे डिपेंड करते हैं, तो सैम्पल आपके किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे। एक एक्यूरेट क्लॉक आपको चाहिए होती है एक्यूरेट आउटपुट के लिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकवर्ड सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM इज डिस्टॉर्टेड। हमने बताया था सिग्नल जो आपने रिकवर किया है, ठीक, एनालॉग सिग्नल से आपने जो डिजिटल सिग्नल रिकवर किया है, ये सही पूरा रिकवर नहीं होगा, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती है, किससे, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमने बताया था सैम्पलिंग थ्योरम कहती है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल हो, एटलीस्ट इक्वल हो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के, तभी आप सिग्नल को रिकवर कर सकते हो, मतलब बिना डिस्टॉर्शन हुए सही सिग्नल को रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर इससे कम होगी, FS लेस देन 2 FM होगी, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन। तो यही पूछा है डिस्टॉर्शन कब आएगा, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी ट्वाइस ऑफ FM से। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो ये सभी सैम्पलिंग के टाइप है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ये सभी सैम्पलिंग के टाइप है, इसलिए इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को। बाकी कमेंट करके आप लोग सभी लोग ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बिट डेप्थ। बिट डेप्थ क्या होती है? जो एक्चुअली बिट डेप्थ होती है वो आपकी होती है नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिटल वैल्यू टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल। एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी पॉसिबल डिजिटल वैल्यू होती हैं उनको, उसको हम बोलते हैं बिट डेप्थ। ठीक है, अगर अच्छी फिडेलिटी के लिए बिट डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट हैज़ ए ट्रेन ऑफ इम्पल्स। इसमें ट्रेन ऑफ इम्पल्स होती है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग का, तो आपको आइडिया होगा। इट हैज़ द पल्स विथ अप्रोचिंग जीरो वैल्यू। हाँ, ये बात भी सही है, इसमें पल्स विथ होती हैं जो अप्रोच करती हैं जीरो वैल्यू पे। इट हैज़ द नेग्लिजिबल पावर कंटेंट। इसमें नेग्लिजिबल होता है, यानी कि सारी बातें इसकी सही हैं। डी ऑप्शन सही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव मैक्सिमम बैंडविड्थ। इनमें से आपके सिलेबस में चारों मेंशन हैं, ASK, PSK, FSK और DPSK। तो इन चारों में से पूछा गया आपसे सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ किसकी होती है? तो इन सभी में सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है FS की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना P से होता है फेज। ठीक है, अगर PSK पूछा जाता है तो फेज शिफ्ट की, और अगर ASK पूछा जाता है A तो आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड S के सब में सेम होगा शिफ्ट कीइंग। ठीक है, एक बार लिख देते हैं एक का किसी का। FSK हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सारी ध्यान रखोगे। एम्पलीट्यूड और PSK, ASK, FSK फेज शिफ्ट की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। अगर DPSK तो डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। ठीक, D से यहाँ पे डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। याद रखना, किसी में आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अगर बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे तो ये उठा सकते हैं। विच सैम्पलिंग मेथड इज हैविंग द मिनिमम नॉइज इंटरफेरेंस। इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें नॉइज इंटरफेरेंस सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो नॉइज इंटरफेरेंस होती है वो आपकी होती है किसमें? नेचुरल सैम्पलिंग में। अगर इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग सभी में देखते हैं तो सबसे कम होती है आपकी नेचुरल सैम्पलिंग में। तो इसका आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एग्जिस्ट। सबसे ज़्यादा एरर की प्रोबेबिलिटी किस में होती है? तो वो होती है आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में, ASK। ठीक, A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैक्सिमम एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आप बताएंगे ASK में, एम्पलीट्यूड शिफ्ट के में। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एग्जिस्ट। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किस में एग्जिस्ट करती है? तो जो आपकी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो बाइनरी फेज शिफ्ट की, BPSK और आपकी PAM। ठीक है, इनमें एग्जिस्ट करती है, इनमें सेम होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, तो BPSK आपका हो गया बाइनरी फेज शिफ्ट की, PM हो गया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये PAM और PPM और PWM हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे देख सकते हो। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको अगर सभी वीडियो देखने हैं तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिए। बाकी ये जो मैं PPT बना के पढ़ाती हूँ, ये PPT आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लें। जो ये PPT है आपको वो इसी फॉर्म में मिलेगी, PPT के PDF में नहीं। तो आप लोग WPS ऑफिस वगैरह कुछ डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन DPSK द टेक्निक यूज फॉर एनकोडिंग। DPSK में आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं एनकोडिंग के लिए? तो DPSK होता है आपका, पहले तो आप देखो DPSK ही पूछा जा सकता है क्या है, तो DPSK होता है आपका डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। ठीक है, PSK तो ASK, PSK और ये तो आपको पता ही है FSK। तो PSK तो फेज शिफ्ट की, D आगे लगा तो ये डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। तो डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की है टेक्निक यूज फॉर एनकोडिंग डिफरेंशियल कोड। डिफरेंशियल कोड को ही एनकोड करने के लिए हम डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की यूज़ करते हैं, यानी कि इसका B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट इन QPSK। QPSK क्या होता है? QPSK जो होता है आपका वो होता है क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर, ठीक है। PSK आपको पता है फेज शिफ्ट की, ठीक, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। तो QPSK में आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट कितना होता है, तो अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट होता है π/2, कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा QPSK में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन DPSK इज। जो डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की होता है, ठीक है, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की, इसमें जो एरर होती है आपकी वो बाइनरी फेज शिफ्ट की से ज़्यादा होती है, ठीक, यानी कि DPSK में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है वो ज़्यादा होती है किससे, BPSK से। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू कन्वर्ट द एनालॉग सैंपल इनटू डिस्क्रीट वन। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब आपका एनालॉग सिग्नल है इसको आप डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। अगर आप एम्पलीट्यूड एक्सिस को भी कन्वर्ट कर देते हो डिस्क्रीट फॉर्म में, तब हम इसको बोलते हैं कि डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गया, क्वांटाइज कर लिया सिग्नल को। क्वांटाइजेशन एक्चुअल में एक लेवल होती है कि इतने से इतने के बीच में, ठीक है, इतने से इतने के बीच में इतनी वैल्यू हो गई, इस तरह टाइप से क्वांटाइज करते हैं। आप पढ़ लेना एक बार सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हम आपको बता चुके हैं PCM में जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है इसी सीक्वेंस में होता है, ध्यान रखना है आपको। पहला सैम्पलिंग होता है, दूसरा क्वांटाइजेशन होता है और तीसरा आपका क्या होता है, एनकोडिंग। तो पहला सही हो जाएगा, पहले सैम्पलिंग फिर क्वांटाइजेशन फिर एनकोडिंग, बाकी सब में आगे पीछे दिया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी वीडियो ख़त्म होने के बाद या अभी आप वीडियो को बीच में पॉज करके शेयर कर सकते हो, और जो भी बच्चे शेयर करें वो लोग अपना कमेंट में नाम ज़रूर लिखें, अपने कॉलेज का नाम लिखें, जिससे कि मेरे दिमाग में रहे कि कौन कौन बच्चे हैं मेरे जो वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है, उनका नाम एटलीस्ट मेरे दिमाग में रहना चाहिए। मैं बार बार कमेंट्स में यूजुअली चेक करती रहती हूँ, और वो बाकी जो किसने शेयर किया है ये सब मैं कभी कभी चेक करती हूँ, लेकिन कमेंट में कई बार सामने से गुजर जाते हैं, चेक करती रहती हूँ, तो वो बच्चे का नाम मुझे दिमाग में रहता है अच्छे से कि किस कॉलेज का है। एटलीस्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतना इंटरेक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट, जो भी बच्चे शेयर करें वो लोग ज़रूर अपना नाम और कमेंट में लिखें। और बाकी लोग भी जो नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो भी सभी लोग वीडियो में कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे। डिसएडवांटेज ऑफ PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन की डिसएडवांटेज क्या होती है, इट रिक्वायर्स लार्जर बैंडविड्थ। हाँ, इसमें बैंडविड्थ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, PCM में। वेरी हाई नॉइज इसमें कम होती है, गलत है, तो कैन नॉट बी डिकोडेड ईजिली, डिकोड कर सकते हैं हम, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन की होती है कि इसके बैंडविड्थ इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन PCM सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं नॉइज और ISI। नॉइज और ISI को बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, कहीं कहीं ISI लिख के आ सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके से, तो ध्यान रखना। नॉइज और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, गॉसियन नॉइज प्लस एरर कंपोनेंट ड्यू टू इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, सभी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इनकी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जिससे भी लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो YouTube में ऑप्शन होता है, आप लोग स्पीड कम कर सकते हैं। द नॉइज इन PCM सिस्टम इज, जो PCM सिस्टम है इसमें नॉइज कितनी होती है, तो PCM सिस्टम में ट्रांसमिशन नॉइज होती है, क्वांटाइजेशन नॉइज होती है, ट्रांजिट नॉइज नहीं होती, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ A एंड B आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू शैनन्स इक्वेशन द चैनल कैपेसिटी इज डिफाइंड बाय। शैनन इक्वेशन के चैनल कैपेसिटी कैसे, शैनन इक्वेशन हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं, होती है C = B log 2 1 + S/n। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये फार्मूला ही पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना।
यहाँ पे बी आपकी, सी होती है आपकी चैनल की कैपेसिटी, बी होती है बैंडविड्थ, SYN होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है? मैक्सिमम एरर फ्री कम्युनिकेशन डिफाइंड फॉर ऑप्टिमम सिस्टम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज आर कोहेरेंट। इनमें से कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो कोहेरेंट है? तो ASK, PSK, FSK सभी कोहेरेंट होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉड्यूलेशन स्कीम इज आल्सो नोन एज ऑन ऑफ कीइंग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बहुत सिंपल है इसलिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इनमें से कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसको हम ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं? तो वो होती है आपकी ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसको हम ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं। अब अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगा हो, आप बीइंग वेरी ऑनेस्टली, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी नहीं किया है तो अब कर दो, और शेयर कर दो। आपके कॉलेज का जो भी ग्रुप है, सभी लोग अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो। और इसके अलावा आपका जहाँ भी किसी भी सोशल मीडिया पे आपका कोई भी ग्रुप है या कोई भी पर्सन है पर्टिकुलरली आप जानते हैं जो इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, उसको आप शेयर कर दो। बाकी चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट, सब पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप PPT के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अब कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट इस सब्जेक्ट के बाद, इसमें अभी 1 या 2 यूनिट और बची हैं, तो पहले उनके MCQ करवा दिए जाएंगे, 1 या 2 हैं यूनिट। उसके बाद आप लोग ये बताना कि नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट के MCQ चाहते हो। ठीक है, आपके उसी सब्जेक्ट के MCQ स्टार्ट किए जाएंगे जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताना। 1-2 वीडियो जो भी बने उनमें सभी में आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आप लोग किस सब्जेक्ट के MCQ चाहते हो। ठीक है, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वह उसी का स्टार्ट किया जाएगा। चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए आप लोग।